हेलो दोस्तों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और आज हम सब लोग प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश जो हमारा ऑप्टिक्स यूनिट चल रहा है 10th में भी है 12th में भी है। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ और साथ ही साथ इसके बाद हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी रूल्स। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ तो हमने पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। टोटल कितने लेक्चर हो गए हैं? 3 हो गए हैं, ये चौथा है। अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस थे प्रतिबिंब बनने के, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 ही केसेस हैं, जिसमें से सबसे पहला केस है जब वस्तु अनंत पर रखी गई यानी वस्तु बहुत दूर पर रखी गई, वो एक उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण ये सामने बना हुआ ही है, उभरा हुआ है भाग, प्रकाश उभरे हुए तल पर पड़ता है और पालिश किया जाता है धंसे हुए तल पर, ठीक है, अंदर की ओर। और दूसरा केस होता है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, दर्पण के सामने कहीं पर भी हो। पहला एक अनंत पर हो वस्तु, दूसरा दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, अनंत को छोड़, ठीक। तो पहला केस जब वस्तु अनंत पर, तो ये है उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया P, ठीक है। ये और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। कहां पर वस्तु रखी गई है? अनंत पर, और अनंत से कौन सी प्रकाश किरण लाई जाती है? हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये समांतर रेखा क्योंकि अनंत पर मिले, ये अनंत पर मिलेगी, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, समांतर आ रही है अगर कोई प्रकाश किरण। अच्छा, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C का मध्य बिंदु क्या होता है? F। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही तो अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी? ये फोकस से होकर के जाएगी। क्या इस पार प्रकाश किरण जा सकती? नहीं, क्योंकि ये दर्पण है। इसी प्रकाश किरण को हम इधर की ओर मोड़ देंगे, ये जाएगी ऐसे, लेकिन पीछे अगर देखेंगे तो सामने की ओर हमको पता नहीं मिल चल रहा है ये कहां पर मिले, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाती है? प्रतीत हो रही फोकस। दूसरी प्रकाश किरण ये भी हम ला रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जा रही है? फोकस, ठीक है। तो एक ये परावर्तित किरण जा रही है, एक ये परावर्तित, ये कभी मिलेंगी सामने? नहीं मिल सकती, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ये नीचे। जब इनको मिलाया जाएगा पीछे की ओर, क्योंकि आगे फैल नहीं, तो पीछे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई? फोकस पर। यानी कि जो प्रतिबिंब है, सबसे पहला नंबर उसकी स्थिति क्या है, दूसरा नंबर उसका आकार क्या है, और तीसरा नंबर उसकी प्रकृति क्या है। तो पहला स्थिति कहां पर परावर्तित किरणें मिल रही है? फोकस पर, फोकस या मुख्य फोकस कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरा आकार कैसा है? बिंदु जैसा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे कुछ लंबाई तो है नहीं, जब ऊपर नीचे मिल नहीं रही, डायरेक्ट मुख्य अक्ष पर मिल रही, यानी कि ये बिंदु जैसा है। बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा कह सकते हैं। प्रकृति क्या है? क्या परावर्तित किरणें किधर मिल रही? दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने मिलती तो वास्तविक, पीछे में से मिलती है तो आभासी, अपने आप मिलती है तो आभासी, मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिले ही ना, जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, तो ये आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, ये याद रखें। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी क्या होता है? सदैव सीधा होता है। ये बन गया हमारा पहला केस।
सेकेंड केस क्या है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण की बनाएंगे। हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, ये बन गया इसका ध्रुव जो कि दर्पण का मध्य बिंदु होता है, और ये मुख्य अक्ष। हम ऐसे ही यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र C, और ये मध्य बिंदु होता है F। डॉटेड लाइन, यहां पर हम वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी वस्तु है। पहली प्रकाश किरण हम क्या लेकर के जा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण थी तो वो कहां से होकर के जाती है, सदैव फोकस से होकर के जाती है। इसको पहले ये बनाएंगे, फिर इसी को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये प्रकाश किरण अंदर की ओर तो जा नहीं सकती, ये जाएगी तो ऊपर से, लेकिन ये किसकी ओर जाती हुई प्रतीत होगी, जब पीछे की ओर मिलाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, हम लेकर के आ रहे हैं वक्रता केंद्र पर, प्रकाश किरण कहां पर ला रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, तो ये क्या हो जाएगी, टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यही तो है ना, सी की तरफ आ रही तो सी से ही टकरा करके, यानी वैसे ही टकरा करके चली जाएगी। सी की ओर हम लेकर के आ रही प्रकाश किरण, ये देखो सी की ओर जा रही हो, ठीक कि नहीं, तो जा तो पाएगी नहीं अंदर, लेकिन जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी दिखाएंगे हम। और इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे, यानी यही आपतित है और यही परावर्तित है, ठीक है ना। ठीक, अगर ये नहीं ला रहे तो पी से लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे ये आपतित किरण है और यही टकरा करके दर्पण से चली गई, पीछे की ओर ना देखो, यही आपतित है, यही परावर्तित है ना। ये परावर्तित किरण दूसरी, ये पहली, ये दोनों कभी मिलेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे। तो इनको जब पीछे की ओर खींचा जाएगा तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं, और वो भी कहां पर है, ये कहां पर कट रही है, एक दूसरे को कहां काट रही है, P और F के बीच। यानी अगर अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी हम वस्तु रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के मध्य। बस यही चीज है, अनंत पर रखेंगे फोकस पर, और दर्पण के सामने अलग कहीं रखेंगे, अन्य किसी भी जगह पर अनंत को छोड़ देंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच में ही हमेशा ये किरणें मिलेंगी, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ वस्तु देखो बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, लंबाई छोटी है ना। तो प्रतिबिंब के लिए केसेस क्या आएंगे, तीन चीजें होती है प्रतिबिंब के लिए। सबसे पहला होता है स्थिति, आखिर कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है, कहाँ पर बन रहा है, स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच। फोकस या मुख्य फोकस, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु से छोटा। तीसरा नंबर, प्रकृति कैसी है, क्या परावर्तित किरणें दर्पण के सामने मिल रही है, दर्पण के सामने मिलेंगी, वास्तविक पीछे मिल रही है तो आभासी। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा। और आप देख सकते हैं ये सीधा है ना, सीधा। देखो जैसे वस्तु रखी गई वैसे मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई, ऊपर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर की ओर मिल रही प्रकाश का, नीचे मिलती तो उल्टा, पीछे की ओर बनेगा हमेशा तो आभासी प्रतिबिंब, आगे आ रहा है प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक सदैव रहता है, और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा। तो ये दो केसेस थे उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में। अब हम चिन्ह परिपाटी रूल जानेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी रूल्स क्या होते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज तो जानना ही जरूरी है। तो जिसमें सबसे पहला है, जो प्रकाश होता है
वो सदैव बाएं से दाएं चलता है। ये बात याद रखिए, प्रकाश किरण जो होती है, जितने भी केसेस हमने लगे हैं, दो उत्तल के और 6 अवतल के, टोटल 8 केसेस लिखे हैं, और प्रकाश सदैव बाएं से दाएं ही गुजारे, प्रकाश बाएं से दाएं ही लेकर के गए इन टोटल केसेस में। तो प्रकाश सदैव बाएं से दाएं चलता है और सभी दूरियां ध्रुव से ली जाती हैं। ध्रुव के बाएं हाथ वाली दूरी ऋणात्मक और दाहिने हाथ वाली दूरी धनात्मक, अर्थात प्रकाश की दिशा वाली दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा वाली दूरियां ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरी धनात्मक और नीचे वाली ऋणात्मक होती है। आप चाहे इसको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बेस पर भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इसी से समझिए, ये उसी से रिलेट किया गया है। ठीक, तो अगर हम अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण लिए तो इसमें क्या है, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया ध्रुव P, यहां पर होता है वक्रता केंद्र, है ना, ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष। ठीक, तो उसमें करना क्या है, प्रकाश सदैव बाएं से दाएं जाता है, ये प्रकाश की दिशा है। किसकी दिशा है, प्रकाश बाएं से दाएं चलता है, ये प्रकाश की दिशा है, बाएं से दाएं जा रहा है। सभी दूरियां कहां से लेंगे, ध्रुव से लेंगे, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी दूरी P से लेते हैं। तो C की P से जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र की ध्रुव से जो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या R होती है। अब देखेंगे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस कहां पर है, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक, ये क्या हो गई, P से दूरी लेते हैं, C की दूरी, P से C कितनी दूरी, P से C बाएं हाथ पर है, तो P से C जा रहे हैं, प्रकाश इधर आ रहा है, हम प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखो प्रकाश आ रहा इधर और हम इसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये R होती है, तो R क्या हो जाएगी, माइनस, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, क्योंकि C बाएं हाथ रहता है। तो एक बात सीधी सीधी बात याद रखिए, प्रकाश की दिशा में दूरी जो लेंगे, जैसे यहाँ पर C क्या है, P से C की दूरी क्या होगी, R, प्रकाश किधर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, हम भी P से C की ओर इसी ओर जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो R क्या होगा, प्लस। सीधी सी एक बात याद रखिए, P के बाएं हाथ वाली दूरियां ऋणात्मक और P के दाहिने हाथ वाली दूरियां धनात्मक होती है। बाएं हाथ जो भी आएंगे, ये अवतल दर्पण में सभी चीजें बाएं हाथ आती हैं, तो फिर ये ऋणात्मक, और दाहिने हाथ कौन रहता है, उत्तल दर्पण में, तो सभी चीजें क्या होती हैं, धनात्मक। ठीक है ना, तो ये याद रखिए, P के बाएं हाथ वाली दूरी ऋणात्मक और दाहिने हाथ वाली दूरी धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक होती है, जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा था, जिनमें सीधी वस्तु रखी गई, हमेशा वस्तु की लंबाई O पॉजिटिव लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, उल्टा प्रतिबिंब है तो माइनस, क्योंकि उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे रहता है और सीधा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है, वो धनात्मक होता है। ठीक है ना, ये याद रखिए। अब एक और चीज है, वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, ये बात याद रखिए, वस्तु ध्रुव से कितनी दूर है, भाई कहां पर रखा गया है ये तो बताइए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहां पर है, वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखा जाता है, वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखा जाता है। तो इसमें एक चीज हम बता रहे हैं, अगर U और V के चिन्ह सेम है, U और V के चिन्ह सेम है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और U और V के चिन्ह अलग अलग है
तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में हम बताएं। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण जो होता है वो बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा दिखाने के लिए प्रयोग होता है। वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो उसका प्रतिबिंब सदैव छोटा आता है, और वो चाहे जहां पर। इसीलिए इसका उपयोग जो होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है वो कार जो होती हैं, गाड़ियां जो होती हैं, उनके साइड वाले शीशे में किया जाता है। क्योंकि साइड वाले शीशे में देखते हैं, जब हम पीछे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर की आ रही जो वस्तुएं होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनको देखने के लिए हम साइड वाला शीशा देखते हैं। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी दिखाई देती हैं, यानी उनका पूरा प्रतिबिंब बनता है कितनी बड़ी गाड़ी? बहुत बड़ी। उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? उस शीशे में आ जाता है छोटे से। तो बड़ी वस्तु को छोटा दिखाने का काम करता है उत्तल दर्पण, और छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने का काम करता है अवतल दर्पण। इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। हाँ, एक जगह और करते हैं जहां पर हमको फोकस वाली चीजों की जरूरत होती है, जैसे गाड़ी वगैरह और टार्च वगैरह की हेडलाइट, उसके साइड में जो दर्पण यूज किया जाता है, चमकीला पदार्थ, वो दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है, कि ताकि प्रकाश एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके। बस यहीं पर ये चौथा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।